जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 या फिर 26 में। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो, याद रखिएगा जो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है अप्रैल 2024 में शुरू हो रहा है। ठीक है, 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र पेपर 1 है, क्लास 2 है। क्लास 1 का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं क्लास 1 का। पेपर 2 में भी मैंने क्लास कराए हैं, पेपर 2 का भी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के। ठीक है, पेपर 1 क्लास 2 है, क्लास 2 बहुत ही शानदार होने वाला है। अच्छा, पेपर का नाम है आपका पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत। ठीक है, अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था। 5th सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ाया था नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे थे, नोट्स को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियां ही समाज की प्रथाएं हैं, यह परिभाषा संबंधित है। माइकाइवर एवं पेज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, टोटल 50 प्रश्न है आपके। ठीक है, क्योंकि अगला क्लास जल्द ही लाना है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ठीक है, चलिए अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट मुझे कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग 80% ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए मुझे भी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है आपकी राधा कमल मुखर्जी जी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, राधा कमल मुखर्जी जी की कई रचनाएं हैं, जितने भी रचनाएं हैं मैं सारी बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा रचना है उनका पूछ लेगा, तो जब आप पूरा पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए राधा कमल मुखर्जी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं भैया। द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, यह 1916 में लिखी गई थी राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। दूसरा है इनका द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 1926 में लिखी गई थी। तीसरा है इनकी रचनाएं रिलीजन सोशोलॉजी, 1926 में लिखी गई थी। ठीक है, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, 1927 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनकी कुल 10 रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है इनका इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, 1928 में इन्होंने लिखा था। फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ क्विट, ठीक है, ये 1929 में लिखा गया था, ध्यान रखेंगे। रिलीजन बैलेंस ऑफ मैन, 1938 में लिखा था इन्होंने। मैन एंड हिज हैबिटेटेशन, ठीक है, 1940 में इन्होंने लिखा था। नमा है इनकी पुस्तक द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, 1940 में इन्होंने लिखा था, ध्यान रखेंगे। देखिए 10 पुस्तकें मैंने इनका बता दिया है। इंडियन वर्किंग क्लास, ठीक है, 1945 में इन्होंने लिखा था, ध्यान रखिएगा साथियों। इनका प्रकाशन वर्ष भी पुस्तक का पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने 10 आपको बता दिया है। देखिए बहुत ही शानदार क्लास है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, एक ही शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। मूल्य एक जटिल संपूर्णता है, चेतना प्राणीशास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा राधा कमल मुखर्जी जी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। राधा कमल मुखर्जी द्वारा रचित पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी की रचना कब हुई? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है साथियों, 1928 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है, यही सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपके। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे क्या है। मुखर्जी की रचना है फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ क्विट, ठीक है, क्विट रहेगा यहाँ पर, तो ये भी इन्होंने लिखा है। रिलीजन एंड बैलेंस ऑफ मैन, ये भी मैंने पढ़ाया अभी ऊपर आपको। मैन एंड हिज हैबिटेटेशन, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ये तीनों रचनाएं किसकी है? मुखर्जी जी की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए इसी तरह से एक प्रश्न और पूछता है, इनमें से कौन मुखर्जी जी की रचना नहीं है? ठीक है, निगेटिव प्रश्न में पूछेगा। तो देखिए अगर आपको 10 पुस्तकों के नाम याद नहीं रहेंगे तो भाई आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे ऐसा ना हो आपको बैक लग जाए। तो ध्यानपूर्वक जितने भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है, मुखर्जी की कौन सी पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई, बताइए। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। तो साथियों इसमें जो पहला है रिलीजन बैलेंस ऑफ मैन, यह 1938 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। देखिए प्रकाशन वर्ष पूछता है, मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, तो जो मैंने पढ़ाया है उसके सामने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी आप गैलरी खोलें तो एक दो बार ज़रूर देख लें उसे, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे, आपको क्या है, निम्न पुस्तकों में मुखर्जी द्वारा रचित नहीं है। देखिए यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछा है साथियों। तो इसमें जो आपका इंडियन साधुस है, ठीक है, इंडियन साधुस, यह मुखर्जी जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये जीएस घुरिये की रचना है, ठीक है। काफ़ी शानदार तरीके से इसे मैंने पढ़ाया है, तो पहला क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इसमें, मुखर्जी की रचना नहीं है इंडियन साधुस, ठीक है। चले अच्छा अगला प्रश्न क्या है इसमें, आठवां प्रश्न आपका पूछा साथियों इसमें, मूल्य अवधारणात्मक इच्छाओं, लक्ष्य, विचारों और मानकों से परे है, यह कथन संबंधित है। यह कथन है राधा कमल मुखर्जी जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, नवा प्रश्न क्या है, सामाजिक मूल्य की विशेषताएं हैं। सामाजिक मूल्य की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक है, करेक्ट है आपका। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक होता है, डी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। सी क्या कह रहा है, सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, यह भी करेक्ट है आपका। ये सभी विशेषताएं हैं सामाजिक मूल्य की, ये तीनों विशेषताएं हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, क्या है, एक मूल्य एक विश्वास है जो बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हारालाम्बोस से संबंधित है, ठीक है, सॉरी, हारालाम्बोस जी से संबंधित है यह कथन, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए ये जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट वाले, बुक्स और बुक्स का प्रकाशन, ठीक है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न क्या है आपका, सामाजिक मूल्यों के प्रकार हैं। तो सामाजिक मूल्य के प्रकार हैं व्यक्तित्व मूल्य और सामाजिक मूल्य, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सामाजिक मूल्य के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 12वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है आपका, व्यक्तित्व मूल्य है ईमानदारी, देशभक्ति, सच्चाई, ये क्या है, व्यक्तित्व के मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, क्या है, राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ। तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों, क्या है, राधा कमल मुखर्जी बरहामपुर में अर्थशास्त्र के शिक्षक कब बने। तो 1910 में बने थे भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है, राधा कमल मुखर्जी जी को प्रेमचंद्र रामचंद्र पुरस्कार कब मिला। तो यह पुरस्कार उनको 1915 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे साथियों, क्या है, राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति कब रहे, मतलब कब से कब तक रहे थे। तो ध्यान रखेंगे 1955 से लेकर 1957 तक रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे साथियों, क्या है आपका, राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस के निदेशक रहे, किस सन में रहे भैया। तो 1958 में रहे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 साथियों इसमें, द थ्री वेज द क्ले ऑफ ट्रांस इंडलिस्ट रिलीजन एज ए सोशल नॉर्म किसकी रचना है। तो यह रचना है राधा कमल मुखर्जी जी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, क्या है आपका, धूर्तति प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब हुआ, बताइए। धूर्तति प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म कब हुआ था भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह 1894 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा इनके बारे में कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। धूर्तजी प्रसाद मुखर्जी का जन्म 5 अक्टूबर 1894 को हुआ था। उन्हें डीपी मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय प्रोफेसर और समाजशास्त्री हैं।
उन्हें समाजशास्त्र और मार्क्सवाद पर केंद्रीय कार्यों और व्याख्यानों के लिए जाना जाता था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है, इनके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, डीपी मुखर्जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इनके बारे में आएगा, जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। समाजशास्त्र में बुनियादी अवधारणा, व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान, आधुनिक भारतीय संस्कृति, ये तीनों डीपी मुखर्जी जी की पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अच्छा, इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं मैं सभी बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीडीएफ चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डीपी मुखर्जी एक बौद्धिक लेखक थे। उन्होंने बंगाली में 9 पुस्तकों और अंग्रेजी में 10 पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में डाइवर्सिटीज एवं मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942 श्रेष्ठ है। इनकी कौन कौन सी पुस्तक श्रेष्ठ हुई है, डाइवर्सिटीज एवं मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, मैं उनकी पुस्तकें भी बता देता हूँ। देखिए उनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित पुस्तकें उनके हैं, कौन कौन सी है भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, ठीक है, 1932, समाजशास्त्र में बुनियादी अवधारणाएं 1932 में, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपके हिंदी नहीं देता है, डायरेक्ट इंग्लिश लिख के दे देता है, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में ही लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, देखिए बेसिक्स, ठीक है, लिखा रहेगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से हिंदी में लिख करके देता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्या है इनका, अगला है इनका पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस, ठीक है, व्यक्ति और सामाजिक विज्ञान 1924 में। तीसरा इनकी पुस्तक है मॉडर्न इंडियन कल्चर, आधुनिक भारतीय संस्कृति 1942 में। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, चौथा इनका जो पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, ठीक है, भारतीय युवाओं की समस्या 1942, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जो वर्ष है वो भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है, विचार और प्रतिवाद, व्यूज एंड कंट्रोवर्सीज, ठीक है। इनकी छठवीं पुस्तक है साथियों मॉडर्न इंडियन कल्चर, ठीक है, आधुनिक भारतीय संस्कृति 1942। ये जितने भी मैंने पुस्तक पढ़ाया है सभी पुस्तकों को याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट साइड में इंग्लिश में दिया रहता है और राइट साइड में आपके हिंदी में देता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपका, डीपी मुखर्जी की पुस्तक समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणा का प्रकाशन कब हुआ। तो इनका प्रकाशन 1932 में हुआ, अभी मैंने पढ़ाया ऊपर आपको, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान रखिएगा, उनके प्रारंभिक प्रकाशन में शामिल कौन कौन सी पुस्तकें हैं, समाजशास्त्र में बुनियादी अवधारणा 1932, एक पुस्तक और थी इनकी व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान 1924, ठीक है। प्रारंभिक में प्रकाशन इनकी 2 पुस्तकें, याद रखिएगा 2 पुस्तकों का जो मैं प्रारंभिक में इन्होंने प्रकाशन किया था, इसलिए मैंने पढ़ाया कि पूछता आपके एग्जाम में, ठीक है, कि प्रारंभ में इन्होंने किन 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया था, तो ध्यान रखेंगे, पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान पुस्तक का प्रकाशन डीपी मुखर्जी द्वारा कब किया गया। तो 1924 में किया गया था, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारतीय युवाओं की समस्याएं पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1942 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, दृश्य और साक्षात्कार पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1946 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है, 25 नंबर, डीपी मुखर्जी जी की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। डीपी मुखर्जी जी की सर्वश्रेष्ठ कृतियां कौन कौन सी है भैया। तो विविधता और भारतीय संस्कृति दोनों है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा ये कलर थोड़ा चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है कि किसने कहा था कि भारतीय समाज मधुमक्खियों और मकड़ियों जैसा है जो अनुशासन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यह कहा था डीपी मुखर्जी जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
देखिए ये आ सकता है, स्टेटमेंट बहुत ही शानदार है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, डीपी मुखर्जी की पुस्तक मॉडर्न कल्चर ए सोशोलॉजिकल स्टडी पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो यह पहली बार 1947 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 है साथियों, धोंडे केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने किसके कारण का समर्थन किया? बताइए इन चारों में से किसके कारण का समर्थन किया? तो जो महिलाओं के शिक्षा का प्रसार था, इसका धोंडे केशव कर्वे ने, ठीक है, समर्थन किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, प्रश्न नंबर 29 है साथियों। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, इंडियन कल्चर ए सोशोलॉजिकल स्टडी के रचनाकार हैं? तो डीपी मुखर्जी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका, टैगोर ए स्टडी किसकी रचना है? तो यह रचना है डीपी मुखर्जी जी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ऑन इंडियन हिस्ट्री ए स्टडी इन मेथड के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं भैया डीपी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक थे? तो संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक डीपी मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है, इरावती कर्वे का जन्म कब हुआ था? तो जो इरावती कर्वे वाला चैप्टर है साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इरावती कर्वे का जन्म 1905 में हुआ था। अच्छा डेट पूछेगा तब क्या करेंगे सर? तो डेट भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इरावती कर्वे 15 दिसंबर 1905 में इनका जन्म हुआ था। 11 अगस्त 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भारत की शिक्षा शास्त्री, लेखिका और नृवैज्ञानिक यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 34 क्या है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या कह रहा है, इरावती कर्वे की रचनाएं हैं? जो इरावती कर्वे वाला चैप्टर है आपका साथियों, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो आप लोग इरावती कर्वे वाला चैप्टर काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इनकी जो रचना है कांशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पूछेगा और अच्छे से मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये तीनों पुस्तकें जो हैं साथियों, ठीक है, ये तीनों पुस्तकें आपकी इरावती कर्वे जी की रचनाएं हैं। इरावती कर्वे की जितनी भी रचनाएं हैं मैं सभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इरावती कर्वे की रचनाएं कौन कौन सी है, भारत में रिश्तेदारी संगठन 1953 में इन्होंने लिखा था या फिर प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में रिश्तेदारी संगठन इसको बोलते हैं, ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरा इनकी पुस्तक क्या है, वेस्ट खंडेश के भील, ठीक है, 1958 में। तीसरी पुस्तक है इनकी हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हिंदू समाज एक व्याख्या 1961। चलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से याद रखिएगा। ग्राम समुदाय में समूह संबंध 1963 में इन्होंने लिखा था। पांचवा पुस्तक इनका बढ़ते कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता 1965 में, ठीक है। छठवां पुस्तक है महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल, ठीक है, महाराष्ट्र भूमि और लोग 1968 में यह पुस्तक आई थी, ध्यान रखेंगे। सातवां पुस्तक है युगांत द एंड ऑफ एन इपिक, ठीक है, 1969 में यह पुस्तक थी। अच्छा ध्यान रखेंगे जो युगांत है यह आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार ये पुस्तक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, इरावती की कौन सी रचना विश्व में प्रसिद्ध है? तो पहला है जो आपका मैंने ऊपर पढ़ा है कांशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, यह विश्व में प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। अच्छा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36 है साथियों, इरावती कर्वे की प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजे इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1958 में, मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, ठीक है, 1958 में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या है, प्रश्न नंबर 37 है, 37 नंबर, नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। यह परिभाषा संबंधित है, तो रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों 38 नंबर क्या है,
नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशवादियों के माध्यम से निर्धारित एवं वर्णित की जा सकती है। यह परिभाषा संबंधित है, तो रिवर्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, 39 नंबर। पुस्तक ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी की रचना कब हुआ, या फिर रचना कब हुई थी इस पुस्तक की? तो इसकी रचना हुई थी 1963 में, 1963 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है साथियों। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है? नातेदारी को समझने के लिए कर्वे ने संपूर्ण भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा? यह प्रश्न तो 100% आएगा। 4 क्षेत्रों में बांटा था। अच्छा सर, 4 क्षेत्रों में बांटा था, तो चारों क्षेत्रों का नाम क्या है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, भारत की मानव विज्ञानी और समाजशास्त्री इरावती कर्वे ने नातेदारी को समझने के लिए भारत को 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा था। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र और चौथा है पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 41 क्या है? इरावती कर्वे के लिए महाभारत है, जो महाभारत काव्य है एक, ठीक है, वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। तो कर्वे ने इसको क्या माना है? तो इन्होंने सांस्कृतिक ग्रंथ माना है इसे। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या है? इरावती का जन्म कहाँ हुआ था? इरावती जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया? बर्मा में हुआ था। ठीक है, अच्छा बर्मा में कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, वो भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर 1905 को बर्मा के माइंजीन में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था? हरि गणेश कर्वे। बर्मा कॉटन कंपनी में इंजीनियर थे उनके पिता। इरावती का नाम बर्मा की इरावती नदी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, उनका नाम किस पर रखा गया था? इरावती नदी के नाम पर। इरावती नदी कहाँ है? बर्मा में। अच्छा, जन्म के कुछ सालों बाद ही उनके पिता ने उन्हें भारत भेज दिया था। इरावती की परवरिश और पढ़ाई लिखाई पुणे में हुई। साल 1928 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1930 में बर्लिन विश्वविद्यालय से नृविज्ञान में पीएचडी की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या है साथियों? बताइए, जातीय, धर्म, रिश्तेदारी या फिर वर्ग एक सामाजिक बंधन है जो रक्त, विवाह या गोद लेने पर आधारित है, जो व्यक्तियों को परिवार में जोड़ता है। तो इसमें जो साथियों आपका रिश्तेदारी है, वह रिश्तेदारी क्या है? एक सामाजिक बंधन है जो रक्त, विवाह या गोद लेने पर आधारित है, जो व्यक्तियों को परिवार में जोड़ता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 44 क्या है साथियों? कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो उद्विकासीय सिद्धांत है, यह आपका परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। बाकी आवासीय सिद्धांत, यौन साम्यवाद सिद्धांत और एक विवाह सिद्धांत क्या है? ये परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 45 क्या है? जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है। जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है उसके उत्पादन की इकाई गोत्र है, गांव है, परिवार है, बताइए, या फिर कोई नहीं है? तो जो परिवार होता है यह जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पाद की इकाई होती है। प्रश्न नंबर 46 है, एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? एम.एन. श्रीनिवास जी का जन्म 16 नवंबर 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है? ब्रह्मणीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ब्रह्मणीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है साथियों? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी रचना है? तो यह रचना है एम.एन. श्रीनिवास जी की। अच्छा, एम.एन. श्रीनिवास जी की जितनी रचना है मैं सभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, की पॉइंट से ध्यान रखिएगा। श्रीनिवास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है भैया? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, मैसूर में विवाह और परिवार, 1942 में आई यह पुस्तक, ध्यान रखेंगे। दूसरी पुस्तक है इनकी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की अवधारणा में धर्म एवं समाज। ठीक है, तीसरी पुस्तक है भारत का गांव,
इंडियाज विलेज, ठीक है, 1955 पुस्तक आई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी चौथी पुस्तक है साथियों कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड ऑर्डर एस्से, ठीक है, यानी आधुनिक भारत में जाति और व्यवस्था निबंध, 1962 में पुस्तक थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, छठी पुस्तक है इनकी द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, 1976। अच्छा, इनकी अगला पुस्तक क्या है, इनका अगला पुस्तक है भारत सामाजिक संरचना, ठीक है, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, 1980 में आई पुस्तक, ध्यान रखेंगे। आठवां पुस्तक का नाम है इनका प्रभुत्वशाली जाति एवं अन्य निबंध, ठीक है, द डोमिनेट कास्ट एंड अदर क्या है एस्से, ठीक है। चलिए, नवा पुस्तक क्या है इनका, नवा पुस्तक का नाम है संस्कृतिकरण के लिए सहकारी भूमिका। 10वां पुस्तक है क्रांति में जीवन और अन्य निबंध पर, ठीक है, इंग्लिश वाला भी पढ़ते चलिएगा आप लोग। चलिए, प्रश्न नंबर इसमें 11वां इनका पुस्तक है गांव जाति लिंग और विधि, ठीक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। इसमें 12वां पुस्तक है इनका व्यक्तिगत लेखन के माध्यम से भारतीय समाज, ठीक है, 1996 में पुस्तक थी। चलिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है लौकिकीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, श्रीनिवास जी ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है साथियों। प्रश्न नंबर 50 क्या है प्रभु जाति की अवधारणा को श्रीनिवास ने कब विकसित किया, तो 1959 में, ठीक है, 1959 में। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इस क्लास को शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है। देखिए, सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।